हेलो एवरीवन, आप सबों का वेलकम इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 इसके सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। तो द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्या इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन का चार्ज इतना ज्यादा है? नो। क्यों नहीं? क्योंकि चार्ज में साइन बड़ा या छोटा नहीं बताता। चार्ज में साइन सिर्फ और सिर्फ नेचर बताता है। चार्ज दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और तीसरा नेचर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कन्वेंशनली डिसाइड किया गया है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन का पॉजिटिव होगा। हम उल्टा भी मान सकते हैं, उसमें कोई खास गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है। लेकिन अगर मुझे चार्जेस को कभी भी कंपेयर करना हो ना, तो मैं चार्जेस के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूंगा, ना कि चार्ज के साइन के साथ उसे कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज कंपैरिजन में दोनों चार्ज इक्वल है। प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ उनका अलग अलग नेचर बताता है। क्लियर? सेकेंड, is there any lower limit to the electric force between two particles placed at a separation of 1 centimeter? Yes. 1 सेंटीमीटर दूर हमने दो पार्टिकल्स को रखा, तो इनके बीच में फोर्स कम से कम कितनी हो सकती है? हम चार्ज को कम से कम रखें। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो माइनस ही प्लस ही कुछ भी रख सकते हो। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के ई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, जहां डी की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द लीस्ट पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर। ओके। थर्ड, अगर हमने एक चार्ज को यहां पर रखा, दूसरे को यहां पर रखा, ए को मैंने बी की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो बी को कब पता चलेगा? बी को पता चलेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि फील्ड को प्रोपगेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से प्रोपगेट करती है। वो स्पीड बहुत ज्यादा मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से बी तक ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो वो टाइम जो होगी वो डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो बी को फील्ड के चेंज से क्यों मतलब है? क्योंकि बी सीधा सीधा ए से इंटरैक्ट नहीं करता, बी इंटरैक्ट्स विद द फील्ड क्रिएटेड बाय ए। ठीक है, और नंबर 4, कैन अ ग्रेविटेशनल फील्ड बी एडेड वेक्टोरियली टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट अ टोटल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट मास। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। डायमेंशन हो गए अलग अलग, मतलब लाइफ में समस्या है। दोनों का ऐड हम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है? आते हैं अपने अगले सवालों पे। फोनोग्राफ रिकॉर्ड को जब हम साफ करते किसी कपड़े से घिस के, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट क्यों करने लग जाता है? उसका कारण है कि यहां पर जब हम उसे कपड़े से रब करते हैं साफ करने के लिए ना, तो वहां पर आती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। राइट, यहां दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब कर रहे हैं, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में ट्रैवल कर जाते हैं, तो यहां से एक दोनों बॉडीज पे चार्ज आ जाएगी। तो मैं अगर फोनोग्राफ रिकॉर्ड को देखूंगा, वो अब चार्ज हो चुका है, और उसी चार्ज की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पाता है। मेक सेंस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नंबर 6, डज द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज डिपेंड्स ऑन द चार्जेस प्रेजेंट नियर बाय? नहीं। अगर मैंने यहां पर चार्ज रखा Q, मैंने चार्ज रखा यहां पर भी Q सिंप्लिसिटी के लिए, और दोनों के बीच में सेपरेशन अगर x है, तो मैं कहूंगा यहां पर फोर्स मुझे KQ स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर लगता हुआ दिख रहा है। यहां पर भी उतना ही फोर्स मुझे लगता हुआ दिख रहा है।
अगर मैंने तीसरा चार्ज यहां पर 2q रख दिया तो क्या इन दोनों के बीच के फोर्स में कोई चेंज आएगा? नहीं। नेट फोर्स ऑन क्यू विल चेंज, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा। दैट विल रिमेन के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, तो यहां पर भी आंसर होगा नो। बहुत सारे आंसर नो ही हो रहे हैं। नंबर 7, इन सम ओल्ड टेक्स्ट इट वाज मेंशन्ड कि एक चार्ज से 4 पाई लाइंस बाहर निकलती हैं। तो अब लाइंस 4 पाई कैसे हो सकती हैं? अब मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज से 4 पाई लाइंस बाहर निकलती है, तो अब इसको कैसे हम समझे? तो उसको समझने का तरीका है कि 4 पाई नंबर ऑफ लाइंस, एक तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी तरह से सीरियस यूनिट में था, फिर उसको बाद में कन्वर्ट वगैरह किया गया, दैट इज समथिंग एल्स। बट जो 4 पाई है उससे ये कहने की कोशिश की गई है कि यहां से जो फील्ड लाइंस हैं वो सारे डायरेक्शन में बाहर निकलेंगे, हर पॉसिबल डायरेक्शन, हर पॉसिबल डायरेक्शन में बाहर निकलेंगे। तो यहां पे सारे फील्ड लाइंस इस चार्ज पे कितना एंगल बनाएंगे? दैट एंगल इज 4 पाई। ठीक है, और पहले क्या होता था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहां पे रखा, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जो भी फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट कराई, वो फील्ड लाइन अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, जो हमने ऑलरेडी देखा। तो इसमें इन्होंने क्या किया ना, एक स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल ले लिया। बाय द वे सॉलिड एंगल इज व्हाट? कोन के यहां पर जो एंगल बनता है, तो एक पॉइंट पे जो टोटल सॉलिड एंगल है वो 4 पाई बनता है। लेकिन अगर मैंने यहां पर 1 स्टेरेडियन ले लिया, तो 1 स्टेरेडियन में ऑब्वियसली यहां पर बहुत सारी फील्ड लाइंस जाएंगी, लेकिन पहले के जमाने में इतनी सारी फील्ड लाइंस को 1 काउंट किया जाता था, कि एक स्टेरेडियन में जितनी भी सारी फील्ड लाइंस गई, उन सारी फील्ड लाइंस को कहा हमने कि वो एक है। तो इसीलिए टोटल एंगल 4 पाई बनता है। दैट्स व्हाई वी से कि 4 पाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां पर है। एक्चुअली हम फील्ड लाइंस को काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी। फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट खुद ही एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वो फील्ड की डायरेक्शन को और रिलेटिव स्ट्रेंथ को हमें बताता है। ठीक है, तो क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर सकते हैं? इसका जवाब है नो। क्यों नहीं कर सकते कट? क्योंकि अगर कट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो दो वोल्टेज हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है। ओके, नंबर 9, अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और मैंने उसे रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो क्या वो चार्ज पार्टिकल फील्ड लाइन की तरफ मूव करेगा? अगर फील्ड लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल, इस पे एक्सेलरेशन इधर आएगा, वेलोसिटी भी इधर ही आएगी, तो ये इस पे आराम से मूव करता जाएगा। लेकिन अगर फील्ड लाइन एक कर्व लाइन है और मैंने यहां से पार्टिकल को रिलीज किया, तब ये फील्ड लाइन पर मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगा। लेकिन इसने जो वेलोसिटी गेन करनी है ना, ये वेलोसिटी गेन करेगा इसी टेंजेंट के लॉन्ग, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि वो उसी तरफ मूव करे। मोशन हमेशा वेलोसिटी की तरफ होता है, ना कि एक्सेलरेशन की तरफ। जैसे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में देख सकता हूं, एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड था, लेकिन पार्टिकल ने किस तरफ मूव किया? अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के तरफ, राइट? तो यह आंसर होगा, फील्ड लाइन के टेंजेंट के लॉन्ग सिर्फ एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी कुछ और भी हो सकती है। तो मतलब कर्व्ड अगर फील्ड लाइंस हो तो बॉडी फील्ड लाइंस के लॉन्ग मूव नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन हो तो मूव करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हमें पहले पहचानना है कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। मैं देख सकता हूं Q2 से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, मतलब Q2 ये जो चार्ज है ये कैसा होगा? ये चार्ज होगा पॉजिटिव। व्हाट अबाउट Q1? देख सकते हो कि Q1 में चार्ज एंटर कर रहा है, Q1 में चार्ज एंटर कर रहा है, मतलब चार्ज, मतलब फील्ड लाइंस यहां पे टर्मिनेट हो रही हैं, मतलब Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। क्या ये बात सही है? और यहां पर हमसे पूछा गया कि Q1 बाय Q2 की वैल्यू क्या है, तो Q1 बाय Q2 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी, यहां पे हम ये लॉजिक यूज करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ इट। मतलब एक चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं
या कितनी फील्ड लाइंस उसके अंदर जा रही है, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पर कैसे पता करेंगे? मैं आराम से देख सकता हूं, Q1 से यहां पर 6 फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है, Q2 से 6, 6 12 और 6 18। तो मैं जब Q1 बाय Q2 लिखूंगा तो मुझे इसे 6 बाय 18 लिखना चाहिए। बिकॉज दोनों का साइन ऑपोजिट है तो मुझे यहां पर एक माइनस साइन भी लगा देना चाहिए। तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी -1/3। ओके, अ पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम A to B, डज द वर्क डन डिपेंड अपॉन द पाथ? नो। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो यहां पर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर है दैट इज कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो पाथ पे डिपेंड, उनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो मैं एक ट्रिक बता दूं सबको कंजर्वेटिव फोर्सेस को पहचानने का। जिन जिन फोर्सेस के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। और जिनके साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड नहीं होती है वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सारी फोर्सेस हो गई नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, नंबर 12, it is said that separation between two charges forming an electric dipole should be small. Small compared to what? बिल्कुल, हमने एक डाइपोल यहां पे बनाया, मान लेते हैं डाइपोल का लेंथ d है, तो यहां से तुम्हें जिस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल से r है, तो ये r d के कंपैरिजन में काफी बड़ा होना चाहिए। मतलब जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करनी हो उस पॉइंट का डिस्टेंस जो डाइपोल से होगा उसके कंपैरिजन में डाइपोल का डायमेंशन स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर इज सेम एज दैट ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो भाई यहां पे क्या दिक्कत है? इंसुलेटर के साथ उसके जीवन में क्या दिक्कत है? उसके जीवन में आजादी नहीं है। कंडक्टर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री भी होते हैं, मतलब वो कंडक्टर के अंदर आराम से मूव कर सकते हैं। बट इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन वो फ्री नहीं होते, इसका मतलब वो आराम से यहां वहां मूव नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या किस चीज की है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। बढ़िया, और आते हैं लास्ट नंबर पे, नंबर 14। कंघी सबने सर में रगड़ा होगा और उसको अगर हम पेपर की छोटी पीसेस के सामने लेके आए तो पेपर की पीसेस कंघी में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि पेपर की पीसेस भी चार्ज हो जाती हैं? द आंसर इज नो। इस केस में क्या होता है, अगर मैंने किसी कॉम्ब को चार्ज किया बालों में घिस के, मान लो कॉम्ब में आ गया नेगेटिव चार्ज, तुमने अगर यहां पे पेपर की छोटी छोटी पीसेस रखी तो यहां पर एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो पेपर की जो पीसेस है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की फ्रीडम नहीं होती, पेपर्स आर इंसुलेटर्स। लेकिन जब यहां पे इसके सामने चार्ज आता है तो ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, जैसे मैग्नेट के अंदर होता है ना, जो डोमेन्स अरेंज हो जाते हैं, मतलब हम कहते हैं वो मटेरियल पोलराइज हो गया। तो सेम तरीके से यहां पर जो पेपर के एटम्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट डिस्टॉर्शन यहां पर डाइपोल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मतलब हम कहते हैं ना किसी भी सिस्टम पे डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, तो ये जो पेपर की पीसेस दिख रही हैं इनमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव ऊपर और थोड़ा सा पॉजिटिव नीचे। दिस हैपेंस ड्यू टू पोलराइजेशन नॉट इंडक्शन। तो नेगेटिव चार्ज के ज्यादा पास ये पॉजिटिव पोर्शन है एज कंपेयर टू नेगेटिव पोर्शन। तो यहां पर प्लस और माइनस ज्यादा करीब है, माइनस माइनस ज्यादा दूर है, तो यहां अट्रैक्शन रिपल्शन को डोमिनेट कर लेगा। और यही चीज डस्ट पार्टिकल वाले केस में भी होती है। डस्ट पार्टिकल्स पे चार्ज नहीं होता है लेकिन वहां पर भी ये
इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में पोलराइजेशन होता है, जिस वजह से वो पार्टिकल्स आके चिपक जाते हैं। ऑलराइट, सो हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स की यहां पे बात की, तो आप इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 इसी चैप्टर के सॉल्व किए विथ प्रॉपर लॉजिक। ओके।